Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 10th and class 10th students बहुत दिन से वेट कर रहे थे because of my busy schedule and your syllabus is also modified. ठीक है, क्योंकि बहुत कम चैप्टर बचे हैं, दैट्स वाई आई वॉज नॉट गिविंग यू द सेशन नहीं दे पा रहा था, लेकिन नाउ यू विल गेट द सेशन इन 2 days in a week. 2 days in a week I will provide you the lectures. मैं आपको lectures provide कराऊंगा, ठीक है, और टाइमली I will try to complete your syllabus. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है. विष्णु सर हैं तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी. आपका सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म होगा, सबसे पहले कंप्लीट होगा, ये मेरा वादा है. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. देखो नेक्स्ट एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ लाइव प्रोसेस. लाइव प्रोसेसेस को मैंने पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर दिया था. अगर फिर भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना. देन आई विल ब्रिंग वन डाउट सेशन फॉर यू. उस टॉपिक का कोई ना कोई डाउट सेशन में लेके आऊँगा, जिससे मैं आपको फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगा. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ एलिमिनेटेड नाउ, जिसका लगभग पोर्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुका है. तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ नो मोर. ठीक है, अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. कैसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले सब लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. सब लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है. ठीक है, रिप्रोडक्शन की ही वजह से देख सकते हो कि हमारे एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता. तो आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है अपनी कंट्री की पॉपुलेशन देख के कि रिप्रोडक्शन से क्या हो सकता है. रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन बढ़ सकती है. इसका मतलब नंबर्स का बढ़ना. अगर कहीं पे किसी भी चीज़ का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, और वो हो सकता है नेचुरल प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या बुला सकते हैं, रिप्रोडक्शन. क्लियर. ठीक है, तो यही चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज़ द चैप्टर नेम, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की नीड क्या होती है. ठीक है, और रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ये जानते हुए कि आप यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर अननोन, आप लोगों को कुछ नहीं पता, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डील करने वाला हूँ. ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ऑनेस्टली स्टडी करिएगा. कोई भी टॉपिक होगा उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना होगा. ठीक है, ये नहीं कि बस वीडियो देख ली काम खत्म. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. क्लियर. चलो, रिप्रोडक्शन देखो. सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. सपोज़ जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई पेरेंट है. ठीक है, अब इस पेरेंट ने एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, देयर इज़ ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया. ये पेरेंट था, इस पेन को जान लो, ये पेरेंट है, और इस पेरेंट ने अब ये क्या प्रोड्यूस किया, एक नया न्यू जनरेशन, नई ऑफ स्प्रिंग. बायोलॉजी में जो प्रोजेनी डेवलप होती है, मतलब जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम ऑफ स्प्रिंग्स भी बुला सकते हैं. तो इसने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया. अब बताओ, जैसा कलर इसका है वैसे कलर इसका भी है, देख सकते हो. ये भी जिस कलर का है वो है, वैसे ही कलर इसका भी है. इसका मतलब है कि वॉट एवर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, दे आर सिमिलर टू दियर पेरेंट. वो किसके सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट से सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल बाई इट देमसेल्फ, मतलब एज देमसेल्फ, अपनी ही तरह ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. यू हैव यू एवर लिसन दैट काउ प्रोड्यूसेस लायन एंड लायन प्रोड्यूसेस काउ. क्या कभी आपने ये सुना है कि लायन जो है वो काउ प्रोड्यूस करती है और काउ जो है वो लायन प्रोड्यूस करता है? नेवर, कभी सुनोगे भी नहीं. ठीक है, क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि लायन जो है जब वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो उनको कुछ ट्रांसफ़र करता है, जो उसके अंदर होता है वही चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है. इसीलिए हमेशा लायन ही प्रोड्यूस करेगा, काउ ही प्रोड्यूस करेगी, ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेगा. वो कोई और इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकते. समझ में आई बात. ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं. अब देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनीशन समझ में आ गया कि ये ऑफस्प्रिंग है जिसका कलर ऑरेंज है, इसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, ये ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया, और ये भी इसी की तरह है.
ठीक है, सिमिलर है। जैसे हम जो है हम अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, उनके आइडेंटिकल नहीं है, एकदम टू कॉपी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्लोन नहीं है, लेकिन हम उनकी तरह दिखते हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ही बॉडी पार्ट्स हमारे पेरेंट्स के पास भी हैं, हम भी ह्यूमन हैं, वो भी ह्यूमन है, ठीक है। तो सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? रिप्रोडक्शन बुलाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस या एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी ही तरह ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और ये याद रखना कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना, दैट इज़ अ वेरी एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है, लेकिन एनर्जी स्पेंड हो रही है इसका मतलब है कि नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर सोचो रिप्रोडक्शन ना होता, अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो आगे आने वाली कोई जनरेशन होती। जैसे हमारे यहाँ अगर हम अपनी फैमिली की बात करें तो अगर हमारी फैमिली में रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना होता तो हमारे ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, जो डिसेंडेंट्स हम लोग आ रहे हैं, ये कहाँ आते हैं? आगे हमारी जनरेशन रुक जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन किस लिए इम्पॉर्टेंट है? कंटिन्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कंटिन्यूएशन में रखना है तो रिप्रोडक्शन मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए तो ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करो, नहीं परफॉर्म करेगा कोई ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो डायनासोर का। डायनासोर सबसे पहले धीरे धीरे कुछ चेंज आए होंगे, कुछ वेरिएशन आए होंगे, उन वेरिएशन को वो अडाप्ट नहीं कर पाया होगा और धीरे धीरे उसके अंदर क्या आ गए, वो एलिमिनेट होने लगा और रिप्रोडक्शन नहीं करने लगा। जब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना रुक जाएंगे और वो एलिमिनेट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको जल्दी से एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान नहीं है। जैसे मॉस्किटोस, अगर आप मॉस्किटो का एग्जांपल ले लो तो क्या ये बहुत इजी है मॉस्किटो को एरेडिकेट करना, मॉस्किटो को एलिमिनेट करना? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी, आज हम पता लगा 1000 मच्छर मारते हैं, कल जो है 10,000 प्रोड्यूस हो जाते हैं। सोचो, ठीक है, आज हम कुछ बैक्टीरिया को मारते हैं, कल को हज़ारों बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है उसको जल्दी से एलिमिनेट हम नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है, देखो कितनी पॉपुलेशन, मतलब कितने की पॉपुलेशन है वो बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफी, डिज़ास्टर के थ्रू मरती रहती है, उनकी डेथ होती रहती है। तो क्या ह्यूमन की पॉपुलेशन कम हो गई? कहाँ कम हुई? ठीक है, क्यों नहीं कम हो रही? क्योंकि रिप्रोडक्शन तो चल रहा है ना। अगर रिप्रोडक्शन भी रुक जाए और नेचुरल कैलामिटी भी आने लगे तो धीरे धीरे ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या होने लगेगी? डिक्लाइन होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ह्यूमन की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट वाइप्ड आउट हो जाता है नेचर से। जैसे आपने सुना होगा कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। पहले तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल कैलामिटी होती है जिसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और धीरे धीरे उनके रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। जब रिप्रोडक्शन कम हो जाता है तो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते और ऐसी कंडीशन में वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक चीज़ हमें ये जानने को मिली इस प्रोसेस से कि दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन के लिए बहुत एंड इन दिस प्रोसेस वेरिएशन अराइज, वेरिएशन भी आते हैं और वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो दिस टाइम अगर कोई जो है, जैसे बहुत सारे टीचर्स इफ़ दे आर नॉट नेट सेवी, अगर वो नेट सेवी नहीं है, इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या वो टीचिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनेस्टली अगर ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते तो वो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कोई ऑब्जर्व करने वाला थोड़ा ना है। आप क्लास में सही से पढ़ो, सही से बैठो, क्या इस समय आपको कोई इस तरह से कह सकता है? ठीक है, वर्चुअली कह सकता है, रियल में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। समझ में आई बात? लेकिन आपको खुद चेंज लाना पड़ेगा। तो इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। तो वेरिएशन कैसे आते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, वेरिएशन कैसे आता है। ठीक है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो रिप्रोडक्शन परफॉर्म क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द नीड? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
तो नीड फॉर रिप्रोडक्शन पहला एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंस मतलब रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए, चाहे वो ह्यूमन की स्पीसीज़ हो, चाहे वो लायन की स्पीसीज़ हो, चाहे वो काऊ की स्पीसीज़ हो। बहुत सारी बर्ड की स्पीसीज़ क्या होती है कंटिन्यूएशन में, बहुत सारी स्पीसीज़ कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। लेकिन अगर उनकी रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उनको जल्दी से एलिमिनेशन मतलब वो जल्दी से एलिमिनेट नहीं होंगी। और थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है कि फॉर वेरिएशन, और आपको पता है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वेरिएशन ज़रूरी है। अगर वेरिएशन होगा तभी सर्वाइव कर सकता है कोई पर्सन, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक क्यूरोसिटी आती है, ईगरनेस आती है कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म कैसे करते होंगे, क्या होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज़ जस्ट डिपेंड ऑन द सेल। अब आप सेल डिवीज़न से रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, एक सेल से, जैसे मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे आपको समझा कैसे डिवाइड करती है। और याद रखना बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। अभी आप अगर मैथ्स पढ़ रहे होगे और मैथ्स में अगर 10 को डिवाइड कर से होगे 2 से तो कितना आता है 5, कम हो जाता है। लेकिन बायोलॉजी में सेल डिवाइड है, जैसे सपोज ये सेल है और ये डिवीज़न कर रही है, अगर ये डिवाइड करती है तो एक सेल से कितनी सेल प्रोड्यूस होती हैं? 2 सेल। एक सेल से कितनी सेल प्रोड्यूस हुई? ये एक सेल थी और ये डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गई। समझ में आएगा? ठीक है, तो एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसी को बुलाते हैं हम रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हो कि बायोलॉजी में डिवीज़न नहीं, डिवीज़न का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होते हैं बायोलॉजी में। आप चाहे उसको डिवीज़न बुलाओ और चाहे मल्टीप्लिकेशन बुलाओ। समझ में आया? तो ये नई चीज़ आज आपको पता लगी होगी कि बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट वेयर डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ सेम। जिसमें कोई सेल अगर डिवाइड कर रही है तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल मल्टीप्लाई कर रही है, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करती है तो वो 2 सेल्स का प्रोडक्शन करती है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का प्रोडक्शन करती है। अच्छा, एक बात देखो, यही तो रिप्रोडक्शन है। अगर कोई, अभी इसी सेल को जान लो, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल है, उसने इंडिविजुअल ने प्रोसेस को परफॉर्म किया और कितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए? 2। तो इसी चीज़ को हम रिप्रोडक्शन भी तो बोल सकते हैं। तो अगर सेल 2 सेल प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम सेलुलर रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, कंफर्म बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ सेलुलर रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है, दिस इज पेरेंट सेल, P फॉर पेरेंट सेल, और ये दोनों क्या है? डॉटर सेल्स। बायोलॉजी में सन सेल्स नहीं बुलाते हैं। ठीक है, मोस्टली हम डॉटर, मदर, इनका ज़्यादा रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है बेबी को प्रोड्यूस करने में, इसीलिए हम बायोलॉजी में डॉटर और मदर इन सेल का रेफरेंस ज़्यादा लेते हैं। जैसे तुम लोग सोच सकते हो कि सर बार बार आप डॉटर सेल्स क्यों बुला रहे हैं, आप सन सेल्स क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो सन सेल्स इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी में फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है दैन द मेल। ठीक है, इसलिए डॉटर सेल्स और मदर सेल्स बुलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि जो सेल होती है वो डिवाइड कैसे करती है। अब नेक्स्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि सेल का डिवीज़न। देखो ये, अब देखो सेल के अंदर आपने 9th में पढ़ रखा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी आपने न्यूक्लियस का फंक्शन पढ़ा था कि न्यूक्लियस हेल्प इन द सेल डिवीज़न। ठीक है, अगर आपको याद होगा न्यूक्लियस किस में हेल्प करता है? सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, और नोटबुक में आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, मान लो दूसरे दिन एग्ज़ाम है, जैसे कल एग्ज़ाम है और आपके पास नोटबुक है। ठीक है, अब आपका जो एक बहुत मतलब क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, ठीक है, जो आप उसके बिना नहीं रह सकते, मतलब उससे आप फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर उसके पास नोटबुक नहीं है और उसने आपसे कह दिया कि यार हमें नोटबुक दे दो अपनी, ठीक है, अब तुम्हें भी पढ़ना है, दोस्ती भी निभानी है, तो क्या करोगे? ठीक है, सोचो ज़रा, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आपके पास नोटबुक है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास नोटबुक नहीं है,
दूसरे दिन एग्ज़ाम है, आपको भी पढ़ना है, आपके फ्रेंड को भी पढ़ना है। आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंडशिप टूटे भी ना, आपके फ्रेंड का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो, तो क्या कर सकते हो? ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे। ठीक है, एक आइडिया ये आ रहा होगा कि सर दोनों साथ में पढ़ेंगे, साथ में नहीं पढ़ सकते, अब बताओ तो क्या करोगे? तो आप जो है अपनी नोटबुक की फ़ोटो कॉपी करा लोगे, फ़ोटो कॉपी करा के उसको अलग अलग कर लोगे, एक उसको दे दोगे, एक अपने पास रख लोगे। समझ में आई बात? ठीक है, इसीलिए जब कोई एक सेल आप देख रहे हो, ये एक कोई सेल है डिवाइड करती है, तो डिवीज़न के पहले यहाँ पे एक टर्म लिखा है जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो डीएनए होते हैं, उसकी डुप्लीकेसी हो जाती है, मतलब उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी बन जाती है, 2 कॉपी हो जाती है। एक से कितनी कॉपी बन जाती है? 2। उन्हीं दोनों कॉपी का डिवीज़न हो जाता है। आप देख सकते हो कि आगे जाके जो भी 2 सेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनमें उन कॉपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो यूज़ हो रही हैं उनके पास सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया। समझ में आया? मतलब अगर कोई ओरिजिनल सेल है, कोई पेरेंटल सेल है, सबसे पहले सेल डिवीज़न के पहले उसके अंदर किसका रेप्लिकेशन होता है, किसकी कॉपी बन जाती है? डीएनए की। अगर डीएनए कॉपी ना हो तो अगर पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगी तब तो उसका क्रोमोसोम ही ख़त्म हो गया। जैसे आपकी नोटबुक, अगर आपने नोटबुक खुद दे दी तो खुद क्या करोगे? अगर आपने अपनी नोटबुक दे दी तो आप खुद क्या करोगे? आपका जो मतलब जो डिग्निटी है वो तो लॉस हो गई। सेम एज़ यहाँ पे भी सेल की क्या हो रही है, अगर वो अपने क्रोमोसोम्स को कॉपी ना करे, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करके उसको डिवीज़न ना करे, तो उसकी भी डिग्निटी लॉस हो जाएगी। इसका मतलब वो भी सेल ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी पेरेंटल सेल होती है वो सबसे पहले उसका जो क्रोमोसोम होता है, उसका जो डीएनए होता है, वो सबसे पहले रेप्लिकेट करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम्स का जो डिवीज़न होता है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 डायप्लॉइड सेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड में मैं लेके बता रहा हूँ। देखो, डायप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में तुम बताओ कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सब लोग को पता होगा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और हम ये भी बुलाते हैं कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ 23। हम ये भी बुला सकते हैं कि 23 के कितने सेट होते हैं? 2 सेट। तो द इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म दोज हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिनके बॉडी में, जिनकी सेल्स में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो ऐसे इंडिविजुअल को डाईप्लॉइड बुलाते हैं। याद रखना, जहाँ पे भी प्लॉइड वर्ड आ जाए, ठीक है, प्लॉइडी, उसका मतलब ही होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो डाईप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हम इसको 2n से इंडिकेट कर सकते हैं। 2n, n का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सब नोट कर लेना, इसकी मैंने स्लाइड नहीं लगाई है। 2n का मतलब यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 2 का मतलब है 2। इफ़ एनी इंडिविजुअल हैज़ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाते हैं? डाईप्लॉइड। आगे पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी प्लॉइड वर्ड आ जाए, PLOID, उसका रिलेशन होता है क्रोमोसोम से। और डाई का मतलब होता है 2। क्लियर है? और वहीं पे अगर कोई इंडिविजुअल है जो हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब होता है 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, इसको n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जितने भी गमीट हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर कोई मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल ओवम प्रोड्यूस करती है, तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 23। तो कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। सच कंडीशन इज नोन एज हैप्लॉइड कंडीशन। इसी कंडीशन को क्या बुलाते हैं हम? हैप्लॉइड कंडीशन बुलाते हैं। क्लियर है? तो कितने टाइप के सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 2, डायप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स। डायप्लॉइड सेल्स में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हैप्लॉइड सेल में केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो सेल है वो डायप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो रही है। एक डायप्लॉइड सेल से 2 डायप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका मतलब है कि इस डायप्लॉइड सेल में कुछ बढ़ गया, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो गई। तो वो क्या इंक्रीज़ हो गई? वो डीएनए इंक्रीज़ हो गया, वो क्रोमोसोम बढ़ गया। तभी तो एक डायप्लॉइड सेल से 2 डायप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। समझ में आई बात? जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हैं 46 मान लो हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें भी होंगे और उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में होंगे। मतलब जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे हमारी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है जाइगोट से,
ठीक है, आप सब लोग को थोड़ा सा पता होगा कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट एक सेल होती है, इसी जाइगोट में डिवीज़न होने से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से एडल्ट बेबी प्रोड्यूस होता है, और हमारी बॉडी में जो सेल का डिवीज़न होता रहता है उसी की वजह से हम इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है, वो किसकी वजह से होती है? सेल डिवीज़न की वजह से होती है। तो अगर सेल डिवीज़न ना हो तो किसी की बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी बॉडी में सेल की मतलब बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, सेल्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है जो जाइगोट है वो क्या है? डाइप्लॉयड होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो जाइगोट होता है वो डाइप्लॉयड होता है, यूनिवर्सल है एकदम। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लो कि जाइगोट हमेशा क्या होता है? डाइप्लॉयड होता है। तो ये जब जाइगोट डिवीज़न करता है, मतलब इसमें जब सेल्स का डिवीज़न करते हैं तो बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। अब बताओ जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस होंगी जाइगोट में डिवीज़न से वो भी क्या होंगी? वो भी डाइप्लॉयड होंगी। समझ में आया? और जब भी कोई भी सेल डायप्लॉयड होती है और उससे जो भी सेल्स प्रोड्यूस होती है वो भी डायप्लॉयड होती है, तो याद रखना एक टाइप का सेल डिवीज़न होता है जिसका माइटोसिस। ठीक है, देयर इज ए पर्टिकुलर सेल डिवीज़न दैट इज नोन एज माइटोसिस। तो व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेंटेन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई डायप्लॉयड सेल है, मान लो, ठीक है, अगर कोई डायप्लॉयड सेल्स है उससे जो भी सेल प्रोड्यूस होनी है वो भी डायप्लॉयड सेल्स होनी चाहिए। तो कौन सा सेल डिवीज़न होगा? हमेशा माइटोसिस। क्लियर है? ठीक है, तो जहाँ पे भी जैसे हमारी अगर फिंगर की सेल्स है, फिंगर की सेल्स अगर बढ़ रही है तो कौन सा डिवीज़न होगा? माइटोसिस। क्यों? क्योंकि अगर एक फिंगर की सेल्स में 46 क्रोमोसोम हैं तो दूसरी भी फिंगर की सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। हमारे बॉडी की किसी भी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखा गया है। तो जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखना होगा तो कौन सा सेल डिवीज़न होगा? माइटोसिस। लेकिन जब हम गैमीट प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई मेल है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, तो अगर मान लो कोई मेल है और कोई फीमेल है, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और आपको पता है गैमीट का फ्यूज़न होता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, फीमेल भी गैमीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब बताओ मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अब मान लो अगर गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, अगर दोनों के गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम होंगे तो दोनों फर्टिलाइज होके कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92। ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स। और वैसे हमारे एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? ठीक है, आपको मैं बता दूं केवल एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर चेंज हो जाए, 46 की जगह 47 हो जाए तो लोग किन्नर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, डिसऑर्डर आ जाता है। और सोचो 92 क्रोमोसोम्स होंगे तो क्या होगा? तब तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो जब भी गैमीट का प्रोडक्शन होगा, जब भी गैमीट का प्रोडक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में जो गैमीट होंगे उनमें कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 23। तो कहीं लिख लेना, बहुत यूनिवर्सल है पूरी बायोलॉजी में। कभी भी गैमीट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, मतलब उनके पास केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा हमेशा, और जो जाइगोट होगा उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो जितने भी गैमीट्स होते हैं सब हैप्लॉयड होते हैं। तो देखो 46 से कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 23। तो कम हो गए कि ज़्यादा हो गए कि मेंटेन हो गए? कम हो गए। तो जब भी कोई भी सेल डिवीज़न है जो क्रोमोसोम्स के नंबर को कम कर रहा है तो जान लेना वो मियोसिस होता है। तो जब भी क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करना होता है तो कौन सा सेल डिवीज़न होता है? मियोसिस। ठीक है, हमेशा कौन सा सेल डिवीज़न होगा? मियोसिस। कब होगा मियोसिस? जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम हैं और इससे कितने क्रोमोसोम्स का प्रोडक्शन होना है सेल के अंदर? 23। इसका मतलब है 2n से n बनना है, डायप्लॉयड से हैप्लॉयड का फॉर्मेशन होना है। तो ऐसे सेल डिवीज़न को क्या बुलाते हैं हम? मियोसिस। तो जब भी हम गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा सेल डिवीज़न होता है? मियोसिस। ठीक है, और जब भी हमें जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कौन सा सेल डिवीज़न होगा? माइटोसिस होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब तुम समझ रहे होगे कि सर हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले थे, आप हमें सेल डिवीज़न पढ़ा रहे हैं। बिना सेल डिवीज़न को समझे हुए आपको रिप्रोडक्शन केवल रटाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन, अगर कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर गैमीट के फ्यूज़न से भी हो रहा है तो सेल डिवीज़न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है?
बिना सेल डिवीज़न के गैमीट्स का प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो सेल्स हैं और ये जितने भी सेल्स हैं ना ये सब हैप्लॉइड हैं। इसका मतलब ये जितने भी गैमीट सेल्स हैं वो सब गैमीट्स हैं। तो ये कौन सा सेल डिवीज़न हो रहा है? मियोसिस। अब आप मियोसिस में देख सकते हो कि एक सेल थी, एक सेल से कितने सेल प्रोड्यूस हो रही हैं? 4, और जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं सब हैप्लॉइड होती हैं। तो इसका मतलब है जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है? तो जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो गैमीट का प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? सेल डिवीज़न करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आया? तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए? सेल डिवीज़न के बारे में पता होना चाहिए। और याद रखना, अगर कभी भी सेल डिवीज़न हो रहा है तो डीएनए की कॉपी जरूर होगी। विदाउट कॉपी ऑफ द डीएनए कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन, तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपी। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सबसे पहले पेज में इसी बात के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ठीक है? तो मैंने कोई चीज़ फालतू नहीं पढ़ाई है आपको। ठीक है? अलग से नहीं बताया है, आपको को रिलेट करने के लिए बताया है। क्लियर है? ठीक है? तो इस तरह से आपको 2 टाइप का सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कैसे हो गए, तो इसके लिए आपको 11th में जब आप सेल डिवीज़न पढ़ोगे तब जाके क्लियर होगा। अभी आप केवल 2 बातें जानो कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखना है तो माइटोसिस, और अगर क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मियोसिस। जैसे गैमीट में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कम होते हैं। जैसे अगर हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो गैमीट में कितने होते हैं? 23। तो क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा सेल डिवीज़न होगा? मियोसिस होगा। लेकिन जब भी कोई जाइगोट से कोई एम्ब्रियो बनता है, कोई बेबी बनता है, तो उसके जितने भी सेल्स हैं उसमें सब में क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 46। तो इसीलिए कौन सा सेल डिवीज़न होगा? माइटोसिस। और कोई भी सेल डिवीज़न हो रहा है तो सबसे बेसिक इवेंट क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी। क्योंकि अगर डीएनए कॉपी नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? समझ में आया नहीं है? ठीक है? तो अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन करेगा? अपने स्टेटस को कैसे मेंटेन करेगा? कॉपी करके। कॉपी करके जो क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाएंगे उसी का क्या होगा? उसी का डिवीज़न होगा। क्लियर है? ठीक है? तो आज मैंने केवल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कि इस चैप्टर में सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न का क्या रोल होता है, और इसी प्रोसेस को सेलुलर रिप्रोडक्शन भी बुलाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जिनको सेलुलर रिप्रोडक्शन समझ में आ जाएगा वो आगे के भी टॉपिक उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है? तो आज की जो क्लास है ये स्टार्टअप क्लास है, स्टार्टिंग क्लास है आपके लिए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सब लोगों को डिसेमिनेट कर देना, डिसेमिनेट दिस इन्फॉर्मेशन सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सब लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।